मित्रों नमस्कार। एक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमारी राष्ट्रपति की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में आज हम राष्ट्रपति के कुछ विशेष शक्तियों के या विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं दो तीन छोटी छोटी बातें और कर लेता हूँ। मित्रों, एक तो बात शपथ की जो है हमारी हुई नहीं थी बात कि राष्ट्रपति अपना जो शपथ ग्रहण करता है वो क्या भारतीय संविधान में कहीं दिया गया है, या अगर वो दिया गया है तो वो कहाँ दिया गया है। मित्रों, अगर मेरी पिछली वीडियो आप देखें तो उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि हमारे संविधान की 3री अनुसूची में शपथ दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे जो संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ का वर्णन दिया गया है, किंतु भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का कहीं भी वर्णन नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो है अनुच्छेद संख्या 60 आर्टिकल 60 में भारत के राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया है। और भारत का राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है, यहां पर मैं ये हाईलाइट कर देता हूं कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुरक्षण, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुरक्षण व लोक कल्याण की शपथ लेता है। ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो वो किसी भी तरीके से या किसी भी प्रकार से जो प्रश्न है वो उसकी लैंग्वेज बदल सकती है, वो प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, किंतु यथेष्ट जो नज़दीकी उत्तर होना चाहिए आपका वो ये है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुरक्षण व लोक कल्याण की शपथ लेता है। एक तो बात हमने ये की है। दूसरी बात है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, यानी शपथ ग्रहण करते समय कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति से एंटीसीडेंट जो शपथ है वो पढ़ करके राष्ट्रपति को बताता है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और यदि वो अनुपस्थित है, यदि उस समय में सीजीआई किसी भी हालात में या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें वो उपस्थित नहीं है या वो किसी वजह से अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय मौजूद होगा, जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय मौजूद होगा, न्यायमूर्ति जिसे हम कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं उन्हें न्यायमूर्ति या जस्टिस कहा जाता है, तो वो जो उपलब्ध होगा वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाएगा। भारत के राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में हमने ये बात कर ली है। भारत का राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर बना रहता है, ये भी बात हम कर लेते हैं। हालांकि हमने इससे संबंधित आर्टिकल 56 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, किंतु यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर लेना उचित समझता हूँ। आर्टिकल 62 अनुच्छेद संख्या 62, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 62 क्या कहता है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, इस बात का मतलब क्या है कि भारत का राष्ट्रपति, यदि मान लीजिए आज 2020 में दिसंबर में भारत का राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2020 को या आज की तारीख में अगर वो शपथ ग्रहण करता है तो आज की तारीख से पूरे 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल बना रहेगा, किंतु उससे पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं, हमारे राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अमूमन 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ये बात कहीं पे लिखी नहीं गई है या ये बात कहीं पे संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं है कि वो 25 जुलाई को ही शपथ लेंगे, किंतु ये एक रीति बनी हुई है, क्योंकि 25 जुलाई 1977 में हमारे जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवन रेड्डी, जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति हमारे देश के बने थे, तो नीलम संजीवन रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ ली थी। उसके बाद हर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होता है, और उसके बाद उससे पहले जो नया राष्ट्रपति बन जाता है वो भी 25 जुलाई को ही शपथ लेगा। मेरे कहने का मतलब यह है
कि ये कोई परंपरा नहीं है या ऐसा कोई नियम नहीं है, किंतु ये 25 जुलाई को ही शपथ क्यों ली जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल ही 5 वर्ष का होता है। यदि उससे पहले किसी राष्ट्रपति का देहांत हो गया है या किसी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है या वो पद की रिक्तता हो गई है, चाहे वो महाभियोग से हो या वो किसी अन्य वजह से हो, तो ऐसी कंडीशन में आज तक हमारे सामने ऐसी कंडीशन आई नहीं है, किंतु ऐसी कंडीशन में यदि नया राष्ट्रपति बनता है और वो जिस तारीख को शपथ लेगा वही परंपरा बन जाएगी। हम देखते हैं कि हमारे अगर राष्ट्रपतियों की बात करें तो हमारे जो दूसरे व्यक्ति के रूप में दूसरे जो राष्ट्रपति हैं, तीसरे जो राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उसके बाद में इंदिरा गांधी के काल में फखरुद्दीन अली अहमद, 2 राष्ट्रपति ऐसे रहे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। किंतु नीलम संजीवन रेड्डी ने जब 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद से आज तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं, आज श्री रामनाथ जी कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं, उससे पहले के जितने भी राष्ट्रपति हैं उन सभी ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, इसीलिए 25 जुलाई को शपथ ली जाती है। एक बात आप ये भी ध्यान रखें, उससे पूर्व यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी, यानी आज राष्ट्रपति मौजूद है, किंतु उस हालत में भी चुनाव आयोग क्या करेगा? राष्ट्रपति के पद के संबंध में चुनाव करवाएगा, निर्वाचन करवाएगा। मतलब अनुच्छेद संख्या 62 इस बात से निर्वाचन आयोग को नहीं रोकता कि वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर रहने के बावजूद उसे किसी भी हालात में चुनाव नहीं करवाया जा सकता या चुनाव नहीं करवाने की उसके ऊपर प्रतिबंध लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के वर्तमान में पद पर रहने के दौरान भी करवा सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से आर्टिकल 62 में लिखी गई है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि पद रिक्तता की स्थिति के अंदर यह निर्वाचन आयोग का दायित्व होगा कि वो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवा ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में किसी वजह से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उस जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, या फिर किसी अन्य परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर राष्ट्रपति के तौर पे वो कार्य कर रहा है, तो इस अवधि में अधिकतम 6 महीने होने चाहिए। 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है, हमने ये बात की थी कि आर्टिकल 56 जहां पे कार्यकाल की बात करता है, और उस कार्यकाल के दौरान हमने ये भी बात कर ली थी कि किस तरीके से राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है या पद रिक्ति का जो प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है, यहाँ पे ये जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति की पद रिक्तता के संबंध में सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसे सूचना देगा? उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को सूचना, इस आशय की सूचना देगा कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो चुका है और अब उपराष्ट्रपति स्वतः ही कार्यभार संभाल लेंगे, यानी वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, राष्ट्रपति कि पद रिक्तता की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को क्यों देगा? क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, और लोकसभा के प्रति जवाबदेह है क्योंकि लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल है, यानी जनप्रतिनिधियों का, या यूं कहिए लोकप्रिय सदन है, यानी हमारी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसीलिए लोकसभा के स्पीकर को सबसे पहले इस बात की या इस आशय की सूचना दी जानी चाहिए। प्री प्रेसिडेंशियल पोल 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से परिभाषित भी किया था कि उपराष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर को आवश्यक रूप से ये सूचना देगा। ये मित्रों हमने बात कर ली है, आज 2 छोटी छोटी बात कर ली है राष्ट्रपति के संबंध में, और अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से संबंध में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। सो 2 बड़ी बातें हमें करनी है। क्या करनी है? एक तो पहली बात हमें करनी है अनुच्छेद संख्या 361, अनुच्छेद संख्या 361 जिसका शीर्षक है राष्ट्रपति के संबंध में कुछ उन्मुक्तियां। और उसके बाद आज हम दूसरी जो टॉपिक पे बात करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 111। मित्रों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे अनुच्छेद संख्या 111 राष्ट्रपति के निषेधाधिकार या वीटो शक्ति से संबंध में है।
अनुच्छेद संख्या 361 है, इसके बारे में बात करता हूं। तो अनुच्छेद संख्या 361 में मित्रों 4 परंतुक हैं या 4 सब क्लोज हैं। तो जहां पर अनुच्छेद संख्या 361 के सब क्लोज 1 में पर्सनल इम्यूनिटी दी गई है, पर्सनल इम्यूनिटी दी गई है, इसका मतलब क्या है हम यह भी देखते हैं। पर्सनल इम्यूनिटी का शब्द का मतलब है उसे व्यक्तिगत उन्मुक्तता दी गई है, अर्थात राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, जब मतलब वर्तमान में रामनाथ जी कोविंद आज हमारे राष्ट्रपति हैं, तो जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक या दीवानी मामले की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, या यूं कह सकते हैं, मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि भारत का कोई भी कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट भी, हमारा एपेक्स कोर्ट भी क्या है कि किसी भी प्रकार का पर्सनल इम्यूनिटी के तहत उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं भेज सकता, उन्हें किसी भी प्रकार का सम्मन्स नहीं भेज सकता, उन्हें किसी भी प्रकार का वारंट नहीं भेज सकता। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये सम्मन्स और वारंट, नोटिस क्या है? नोटिस किसी भी बात की सूचना देना है, सामान्य सूचना देना है। सम्मन्स जिसको हिंदी में हम बुलावा पत्र कहते हैं, वारंट इसे भी बुलावा पत्र की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सम्मन्स जहां पर एक निश्चित तिथि के रूप में, यानी कोई भारत का कोई भी न्यायिक जो निकाय है उसका जो हेड है, यानी वो अगर उस समय में न्यायिक निकाय के उस जगह वो पदाधिकारी है, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता है, हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश या न्यायमूर्ति हो सकते हैं, या किसी अन्य अदालत के जो न्यायाधीश हैं वो हो सकते हैं। तो वो किसी को किसी एक विशेष तारीख पर बुलावा भेजते हैं, उसे सम्मन्स कहते हैं या बुलावा पत्र कहते हैं। और ये सम्मन्स जो है वो उस तारीख तक ही वैलिड रहता है। किंतु वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट शब्द का मतलब है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी ने वारंट जारी किया है तो वो वारंट तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि वो स्वयं न्यायाधीश उसे खारिज ना कर दे, या फिर जो संबंधित व्यक्ति है वो न्यायाधीश के समक्ष पेश ना हो जाए। तो यहाँ पे पर्सनल इम्यूनिटी दी गई है राष्ट्रपति को, किसी भी नोटिस, किसी भी वारंट या संबंध से उन्मुक्ति दी गई है। इसके अलावा अगर मित्रों दूसरी बात कहें तो मैं अनुच्छेद 361 में जो सब क्लोज 2 है उसमें यहाँ पे स्पष्ट है कि कोई भी क्रिमिनल यानी आपराधिक और कोई भी सिविल यानी दीवानी मामला राष्ट्रपति के संबंध में ना तो नया शुरू किया जा सकता है और ना ही पहले से चल रहा कोई मामला है उसे चालू रखा जा सकता है, उसे मतलब चालित रखा जा सकता है। ये 2 बातें हमने की है। तीसरी बात अगर मैं ये बात कहूँ कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद संख्या 361(3) में क्या है, किसी भी मामले में राष्ट्रपति को उसके पद पे रहते हुए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हिरासत में नहीं लिया जा सकता। और सबसे अंतिम बात, राष्ट्रपति के संबंध में यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है, यानी मुकदमा दर्ज जरूर किया जा सकता है, किंतु वो मुकदमा दर्ज करने की जो शर्त है वो क्या शर्त होगी कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराता है या कोई इंफॉर्मेशन या FIR दर्ज करवाता है तो राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट के दर्ज करने से पहले राष्ट्रपति को 3 बातों की सूचना दी जानी अनिवार्य है। 3 बातों की सूचना कौन कौन सी हैं? पहली बात यह है कि उसे इस आशय की लिखित सूचना दी जाएगी, और ये जो लिखित सूचना दी जाएगी उस लिखित सूचना के बाद में पूरा विस्तार से वर्णन दिया जाएगा। जो वर्णन है वो वर्णन जिसे मतलब हमारे संविधान में जो है वो भाषा जो दी गई है उसके लिए ये कहा गया है कि कम से कम 2 माह से अधिक का समय दिया जाना आवश्यक है। एक बात यह है। और तीसरी बात है, जो शिकायत करता है उसका नाम, उसका पता, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो है अनुच्छेद का विवरण है, यानी जो रिलीफ है उसका वर्णन।
करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के उन्मुक्तियों से संबंधित अनुच्छेद संख्या 361 है, वो राष्ट्रपति को विशेषाधिकार या कुछ विशेष उन्मुक्तियां देता है। ये विशेष उन्मुक्तियां हैं, हालांकि संसद के, राज्य विधानसभा के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के संबंध में भी है, किंतु वो अलग अनुच्छेद में है और हम उनसे अलग जगह पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या उनकी पर्सनल इम्यूनिटी या उन विशेष जो उन्हें शक्तियां हैं, जो पर्सनल इम्यूनिटी है, उसकी चर्चा हमने कर ली है। मित्रों, आज इसी संबंध में आगे बढ़ते हुए मैंने अभी आपसे बात की थी कि आज हम वीटो के बारे में बात कर रहे हैं। वीटो हिंदी में इसका जो शब्द रूपांतरण है वो निषेधाधिकार है। निषेधाधिकार या वीटो। पहली बात तो यह है, भारतीय संविधान में वीटो शब्द या निषेधाधिकार शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद संख्या, राष्ट्रपति के वीटो के संबंध में अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद संख्या 111 और अनुच्छेद संख्या 201, जहां पे अनुच्छेद संख्या 111 संसद के द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिनियम या कानून के खिलाफ है। वहीं पर अनुच्छेद संख्या 201 की जो वीटो की या निषेधाधिकार की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो राज्य विधायिका के संबंध में है। अब देखते हैं अनुच्छेद संख्या 111 के संबंध में बात करते हैं कि क्या हो सकती हैं। पहले हम वीटो के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो से संबंधित जो शक्तियां हैं वो क्या हो सकती हैं। वीटो कितने प्रकार के हो सकते हैं? वीटो के बहुत सारे प्रकार हैं, किंतु सामान्य रूप से जिन वीटो की बात करते हैं, हम पहले वीटो की बात करते हैं, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट या आत्यांतिक। यहां पर आत्यांतिक या एब्सोल्यूट वीटो शब्द का मतलब क्या है? ये पूर्णतः शक्ति होनी चाहिए, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि ये पूर्णतः वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति है कि स्पष्ट रूप से मना कर देना। जैसा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, उनके पास एब्सोल्यूट वीटो है, यानी अमेरिका का जो सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो वो अगर कोई कानून बनाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसे स्पष्ट रूप से काट सकता है, उसके पास ये एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति है। लेकिन क्या भारतीय राष्ट्रपति के पास है? ये हम अभी बात करते हैं। दूसरी बात, इसे कहा जाता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड या विशेषित वीटो। जो क्वालिफाइड या विशेषित वीटो है, भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड या विशेषित वीटो नहीं है। विशेषित वीटो या क्वालिफाइड वीटो का अर्थ क्या है? जैसा कि अगर मैं बात करूं इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की, तो हाउस ऑफ कॉमन्स यदि कोई विधेयक बनाता है, कोई कानून बनाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अगर उसे मना कर दिया है, उस पर साइन करने से इनकार कर दिया है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स फिर से पूर्ण बहुमत के साथ यदि उस कानून को पास कर देता है, तो ये जो शक्ति है ये क्वालिफाइड या विशेषित वीटो कहलाती है। भारत में राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, क्या भारत में किसी और व्यक्ति के पास या किसी और संस्था के पास ऐसी वीटो की शक्ति है? हाँ, बिल्कुल है। उन राज्यों में जहां पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहां पर विधानसभा को ऐसी शक्ति प्राप्त है। यानी विधानसभा यदि किसी कानून का निर्माण करती है और विधान परिषद यदि उसे मना कर देती है, उसे रोक लेती है, उसे लंबित रखती है, तो विधानसभा को यह अधिकार है कि वो दोबारा से पूर्ण बहुमत से उसे पारित कर दे, तो वो विधान परिषद से दोबारा पूछा भी नहीं जाता है। ये जो शक्ति है वो हमारे राज्य व्यवस्था में है, किंतु राष्ट्रपति के पास नहीं है। हमारे राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, किंतु वो किसी और अर्थ में है। हमारे राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड या विशेषित वीटो की शक्ति नहीं है। एक तो बात मित्रों आप ये भी ध्यान में रखें। और तीसरी जो बात यह है कि राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी, आंग्ल भाषा में इसे सस्पेंसिव वीटो भी कहा जाता है। तो जो सस्पेंसिव वीटो है, क्या भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है? मित्रों, अगर आपने पिछला जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया था कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, अगर वो आपने देखा हो तो आर्टिकल 74(1) स्पष्ट रूप से भारतीय राष्ट्रपति को सस्पेंसिव वीटो की शक्ति देता है, निलंबन की शक्ति देता है, यानी कुछ समय के लिए उसे वो रोक सकता है। यानी अनुच्छेद संख्या 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाए गए किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये राष्ट्रपति की सस्पेंसिव वीटो की शक्ति की तरह ही है। यानी स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं लिखा गया है, किंतु सस्पेंसिव वीटो की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास बिल्कुल है। चौथी बात करते हैं,
ये जो चौथी वीटो की शक्ति है, तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये तो आप सभी लोग पहले से भी बहुत ज्यादा परिचित होंगे, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो की बात करें, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ चुके होंगे आप इसके बारे में। तो पॉकेट वीटो का या जेबी वीटो का शब्द मतलब अपनी जेब में रखना, अपनी पॉकेट में रख लेना। यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक बन करके आता है तो राष्ट्रपति उसे अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि जहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो की शक्ति नहीं है, बाकी ये शक्तियाँ किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। तो वो कैसे मौजूद है, हम बात करते हैं सबसे पहले आत्यंतिक वीटो। तो आत्यंतिक वीटो भारत का राष्ट्रपति इस शक्ति का उपभोग करता है, किंतु मंत्री परिषद के कहने पर। यहां कैसी बात हो सकती है, यदि किसी संसद ने एक विधेयक बनाया, वो अगर सरकारी विधेयक है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, किंतु यदि वो गैर सरकारी विधेयक है और मंत्री परिषद ने भारत के राष्ट्रपति को इस आशय की सलाह दी है या इस आशय का परामर्श दिया है कि वो उक्त विधेयक को रोक ले, उस पर हस्ताक्षर ना करे, तो राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। इसे भारत के राष्ट्रपति की एब्सोल्यूट या आत्यंतिक वीटो की शक्ति हम कह सकते हैं। यानी मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है, स्वविवेकी शक्ति नहीं है। आत्यंतिक वीटो के संबंध में मैं यहां पे दो बातें आपको बताता चलूं। 1954 का एक मामला है जिसे पेप्सू का मामला कहा जाता है, एक तो बात यह है। दूसरा 1991 का सांसद वेतन भत्ते जो बिल था, ये जो दो चर्चित मामले हैं, इन पे भारतीय राष्ट्रपति ने आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। ये क्या है मामले, देखिए, पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन नाम का मित्रों एक कभी प्रांत हुआ करता था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा था। हम सभी जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो दो स्टेट बने 1966 में बने थे, तो उससे पहले का वो जो इलाका था, उसे या जो प्रांत था, उसे हम पेप्सू के नाम से जाना जाता था। तो 1954 के दौरान एक विधेयक पारित हुआ, पेप्सू विनियोग विधेयक। तो पेप्सू विनियोग विधेयक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तो उस समय पेप्सू विनियोग विधेयक हिमाचल प्रदेश के लिए पारित हुआ। हिमाचल प्रदेश में उस समय, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका था, वहां पर राष्ट्रपति शासन था, किंतु जब तक ये विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, उससे पहले राष्ट्रपति शासन हट चुका था। तो मंत्री परिषद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह सलाह दी कि वो इस विधेयक के ऊपर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करे, यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा किया। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है 1991 में 1991 में हम जानते हैं कि 1990 और 91 के दौरान एक साल की एक अस्थिर सरकार आई थी। तो उस दौरान संसद में सांसद वेतन भत्ते परिलब्धियां संबंधित जो भी बिल पारित किया गया था, वो लोकसभा के विघटन से ठीक एक दिन पहले पारित किया गया। और ये जो पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति ने इस बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि आगे आने वाली नरसिम्हा राव सरकार जो थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति को ऐसा करने से मना किया। और राष्ट्रपति ने इसका आधार बताया था अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति ने यह बताया कि मैंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि अनुच्छेद 117 सांसद वेतन भत्ते अधिनियम जो लाया गया था, वो धन विधेयक की परिभाषा में आता है। और धन विधेयक जब भी संसद में रखा जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, इसीलिए 1991 में सांसद वेतन भत्ते से संबंधित जो विधेयक था, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यानी यूं कहिए कि मंत्री परिषद की सलाह पर उस पर आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। मित्रों, एक तो बात हमने ये समझ ली है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी। निलंबनकारी के बारे में एक परंतु का आपको ये याद रखना है कि सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग
भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 117 के तहत यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और वो सदन में, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति उस पर निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को इस विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पूर्व अनुमति दे चुका होता है। दूसरी बात, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब जेबी वीटो पावर। अनुच्छेद संख्या 111 ये कहता है, राष्ट्रपति के पास धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का विधेयक है जिस पर पूर्व अनुमति नहीं ली गई है, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है दोनों सदनों से पारित होकर, तो राष्ट्रपति उसे अनंत काल तक रोक सकता है। ये उसका अर्थ है, ना कि ऐसा बात लिखी गई है। तो ये उसका अर्थ है कि ऐसा करके वो अनंत काल तक रोक सकता है, यानी वो उस पर साइन करे या ना करे, उसका कारण बताए या ना बताए, वो राष्ट्रपति की मर्जी है। हम बहुत अच्छे तरीके से इसका एक उदाहरण जानते हैं। 1986 में हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, और उस समय में राजीव गांधी की सरकार थी। तो डाक विधेयक जो बिल था, उस बिल पर ज्ञानी जेल सिंह ने, हमारे जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने डाक विधेयक को रोक लिया था। अब डाक विधेयक से संबंधित मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये उस समय में क्या था। मित्रों, जब हम मूल अधिकार की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि आधार अधिनियम 2016 में भी क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम को एक तरीके से उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, निजता के अधिकार का उल्लंघन करता था। ठीक उसी तरीके से ही डाक विधेयक को भी निजता के अधिकार के उल्लंघन के मामले पर ही वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये हमने बात कर ली है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 111 से संबंधित वीटो या निषेधाधिकार से संबंधित जो भी अधिकार है उनकी हमने बात कर ली है। हालांकि वीटो शब्द या निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी किसी भी शब्दावली में नहीं किया गया है। मित्रों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 201। अनुच्छेद संख्या 201 ये राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर वीटो या निषेधाधिकार की राष्ट्रपति की शक्ति है। हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे भी। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 200। उसके अनुच्छेद संख्या 200 के उपबंधों के अनुसार भारत के किसी भी राज्य की राज्य विधायिका जब कोई कानून बनाती है और वो कानून धन विधेयक नहीं हो, तो ऐसा जो कानून अनुच्छेद संख्या 200 के तहत राज्यपाल के पास जाता है, अंतिम रूप से राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, तो राज्यपाल उस पर क्या कर सकता है? पहली बात, वो स्वीकृति दे सकता है। दूसरी बात, वो इसे रोक सकता है। तीसरी बात, वो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और चौथी बात यह है कि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, यहाँ पे कौन से ऐसे विधेयक होंगे जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ये हम राज्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद संख्या 201 का सीधा सा संबंध ये जो चौथी पंक्ति है इससे संबंधित है। यानी अगर राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया है तो राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति उसे रोके रख सकता है, और पुनर्विचार के बाद, यहाँ पे ध्यान रखिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधायिका को कहता है कि आप पुनर्विचार कीजिए, तो राज्य विधायिका को 6 माह के भीतर उसे पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, संसद और राज्य विधायिका के मामले में एक फर्क एक और है कि जहाँ पर संसद पुनर्विचार करके यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को साइन करने ही होते हैं, उसे अनुमति देनी ही पड़ती है। किंतु यदि 6 माह के भीतर पुनर्विचार करने के बाद भी
यदि ये विधायक राष्ट्रपति के पास जाता है तो भी राष्ट्रपति इस पे जेबी वीटो या अपने जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति अनुमति भी दे सकता है, राष्ट्रपति दोबारा से पुनर्विचार के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है। तो मित्रों, आज हमने बात की है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से संबंधित। विशेषाधिकार में हमने एक तो बात की अनुच्छेद संख्या 361 और अनुच्छेद संख्या 111 के बारे 361 और 111 के बारे में बात की, और साथ ही हमने राज्य विधायिका से संबंधित राष्ट्रपति के निषेधाधिकार या वीटो के संबंध में भी हमने बात कर ली है, जो अनुच्छेद संख्या 201 है। मुझे लगता है कि ये वीडियो यहाँ पर मुझे रोक देना चाहिए, क्योंकि ये जो दो बातें हैं वो हमने काफ़ी महत्वपूर्ण कर ली है, और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित या राष्ट्रपति क्या कर सकता है वो सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।